सामाइन हमारा आदाब कबूल कीजिए। प्रोग्राम है कानूनी मशवरे। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको जानकारी देते हैं मुख्तलिफ़ क़वानीन के बारे में, ताकि लोगों को मालूम हो कि उनको किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और आज भी हमने एक बहुत अहम कानून पे बात करनी है, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, यानी ग्राहक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो क़वानीन लागू हैं हमारे मुल्क में, हमारी यूटी में, उस पर हम बात करेंगे। ग्राहक जब मार्केट में जाता है या आजकल ई कॉमर्स का ज़माना है, ऑनलाइन शॉपिंग होती है, ग्राहक के साथ कोई ठगी ना हो, उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, उसके लिए क़वानीन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 एक्ट पे बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है एडवोकेट मोहतरमा दिव्या कोतवाल को। हम आपको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। थैंक यू सर। सबसे पहले हमारे सामाइन को आप ये बताइए, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है, ये क्या है? देखिए, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ये हमारे देश में इसको लागू किया गया है जुलाई 2020 में जी। और ये इससे पहले एक एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बिल्कुल। उसको रिपील करके ये एक्ट जो है ये लाया गया है। तो इसका मेन जो मकसद है वो यही है कि जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल जो है इंटरनेट जो है वो एक लाइफलाइन बन चुका है। और इंटरनेट के साथ साथ जो ई कॉमर्स है, जो ई मार्केटिंग है, क्योंकि आजकल देखिए कितनी ज़्यादा जो है शॉपिंग साइट्स जो हैं वो ऑनलाइन है और मैक्सिमम लोग जो हैं ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत ज़्यादा जो है बढ़ावा दे रहे हैं। तो जो डिस्प्यूट्स जो हैं वो एक ग्राहक और एक दुकानदार से जो बढ़ते हुए आजकल जो ये ई मार्केटिंग तक पहुंच चुके हैं, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि पुराने एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था जो ई मार्केटिंग को डील करता था, ई कॉमर्स से रिलेटेड था। अच्छा। तो जो ये नई जनरेशन की जो आजकल नई रिक्वायरमेंट है, उसी के लिए नया एक्ट जो है 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लाया गया है। ये तो बात हुई कि 2019 में ये एक्ट लाया गया कि ये जो ई मार्केटिंग है इसको भी वो कवर करे। हाँ जी। आप हमें ये बताइए, जो ओरिजिनल एक्ट था 1986 में जो आया था, हाँ जी। ग्राहक के लिए क्या था उसमें? ग्राहक को अगर कोई ठगता है, उसको गलत चीज़ देता है, गलत रेट लगाता है, चीज़ ख़राब निकलती है, किस तरह की प्रोटेक्शन थी ग्राहक के लिए? देखिए, जो पुराना जो एक्ट था 1986 का, उसमें भी प्रोविजंस जो थे वो सभी थे। एक ग्राहक को अगर कोई उसे ठगता है, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर किसी के साथ करता है, कोई से गलत दाम लगाता है, प्रोविजंस उसमें भी थे। लेकिन जो मेन डिफरेंस है 2019 में कि जो पुराना जो 1986 का एक्ट था, दैट डजंट डील विद द ई कॉमर्स, वो ई कॉमर्स से डील नहीं करता था। और नए एक्ट में जो है ये ई कॉमर्स को जो है ऐड किया गया है। उसके अलावा जो पुराना एक्ट था उसमें जो प्रोविजंस थे वो सिर्फ कंज्यूमर फोरम तक रिलेटेड थे। इसमें जो अभी हमारे पास जो प्रोविजन है 2019 में, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो भी ऐड किया गया है, दैट इज रिलेटिंग टू मीडिएशन। कोर्ट जो है वो कोशिश करती है कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन, क्योंकि इसमें क्या होता है थोड़ा टाइम कम लगता है, बहुत ही स्पीडी ट्रायल कर मीडिएशन के थ्रू से अगर दोनों पार्टीज जो है वो मान जाती हैं तो बहुत जल्दी जो है ग्राहक को अपना जो भी ग्रीवेंस है उसका रिड्रेसल जो है वो मिल जाता है। ऐसा कोई प्रोविजन जो है वो पुराने एक्ट में नहीं था। इसके अलावा जो पुराने एक्ट्स थे उसमें जो अथॉरिटीज़ थी जो डील करती थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ, वो थी डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। इसमें जो इस टाइम पे जो न्यू एक्ट है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऐड की गई है इन प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, और स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशंस। और जो उनकी पेक्यूनरी जुरिसडिक्शंस थी, जो पैसों से रिलेटेड जुरिसडिक्शन थी कि कौन सी कमीशन जो है वो किस लेवल तक के केसेस डील कर सकती है, उसको भी एनहांस किया गया है न्यू एक्ट में। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रोविजंस और भी हैं, जैसे कि अगर कंपोजिशन देखी जाए हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम की, तो पहले उसमें एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर हुआ करते थे। इसको भी एनहांस कर प्रेसिडेंट के साथ जो मेंबर्स की जो नंबर्स है वो एनहांस कर 4 कर दिया गया है। अब प्रेसिडेंट के साथ साथ 4 मेंबर्स जो है वो डील करते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो केसेस हैं उसमें। मुझे एक बात बताइए, भद्रवा में किसी ने कोई चीज़ खरीदी, चाहे वो उसने ऑनलाइन खरीदी या ओपन मार्केट से खरीदी, उसके साथ ठगी होती है, तो अपने राइट्स के लिए या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वो कैसे अप्रोच करेगा, कहाँ अप्रोच करेगा? देखिए, मुझे ये कहते हुए बहुत ही खेद है कि हमारे भद्रवा में इस टाइम पे जो कंज्यूमर कमीशंस हैं वो वर्किंग नहीं है। राइट आफ्टर द स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 हमारे भद्रवा में जो है कंज्यूमर फोरम्स के केसेस डील नहीं होते हैं। हालांकि अभी इस टाइम पे जो ओल्ड हॉस्पिटल है भद्रवा का, वहाँ पर जो है कंज्यूमर कमीशन जो है वो उसका ऑफिस जो है एस्टेब्लिश किया गया है, बट अभी भी वहाँ पर जो मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है और वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है उनकी भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। तो होपफुली विद इन मंथ्स में भी वहाँ पे केसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएं।
बट इसके लिए अभी भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कोशिश करते हैं कि जो अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं उसमें उन केसेस को हम डील कर लेते हैं। तो उसके लिए वो हमें आके अप्रोच कर सकते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट भद्रवा में। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर यहाँ कंज्यूमर कोर्ट नहीं है, वो डोडा में जाएं, जम्मू में जाएं, अप्रोच करें? देखिए, पुराना जो हमारा जो एक्ट था, एक्ट ऑफ 1986, उसमें ऐसा था कि जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है उसका जो ब्रांड है, जो उसकी कंपनी है, उनका जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस हुआ करता था वहाँ पर हम केस जो है फाइल कर सकते थे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम बाहर भी ये केस फाइल कर सकते हैं। बट न्यू एक्ट में ऐसा प्रोविजन है कि जो बायर है, जो कंज्यूमर है, वो जहाँ रहता है, उसका जो प्लेस है, उसके अंडर जो कोर्ट आता है उसकी जुरिस्डिक्शन में वो केस जो है वो फाइल कर सकता है। तो अगर चाहें तो कंज्यूमर बाहर भी ये केस कर सकते हैं एज पर देयर जुरिस्डिक्शन, लेकिन हम अभी अपने लेवल पे यही कोशिश करते हैं कि उसको किसी और प्रोविजन ऑफ लॉ में जो है वो डील करें। अगर किसी ने केस करना है, उससे जरूरी है कि वो कोई वकील करे, किसी एडवोकेट के पास जाए, वो खुद भी केस फाइल कर सकता है? आप इसमें केस जो है वो खुद भी फाइल कर सकते हैं, एंड अप टू दी प्राइस ऑफ 5 लाख, टू द डीलिंग ऑफ 5 लाख आपको इसमें कोई फ़ी भी पे करने की जरूरत नहीं होती है। 5 लाख तक की जो केसेस हैं उसमें कोई भी कोर्ट फीस जो है वो नहीं लगती है। अच्छा। और ना ही आपको इसमें किसी एडवोकेट की ज़रूरत होती है। आप एक एप्लीकेशन लिखिए और कोर्ट में दे दीजिए और आपका केस शुरू हो जाएगा। हाँ जी, आपकी जो भी एज पर जुरिस्डिक्शन, क्योंकि इसमें जो न्यू एक्ट है इसमें अप टू 1 करोड़ तक की जो जुरिस्डिक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास है। अच्छा। एंड फ्रॉम 1 करोड़ टू 10 करोड़ जो है इसकी जुरिस्डिक्शन नेशनल कमीशन के पास है। एंड मोर देन 10 करोड़ इट डील्स विद द नेशनल कमीशन। तो आपका जो भी केस जिसमें भी फाइल होता है, आप एक सिंपल एप्लीकेशन जो है उस कमीशन के पास दे सकते हैं और इन पर्सन जाके अपना केस जो है आप इन पर्सन आर्गू भी कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, आप बात करते हैं कि राइट्स क्या हैं कंज्यूमर एक्ट के तहत, एक कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, बायर के राइट्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो कंज्यूमर को राइट है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, टू चूज, टू हर्ड एंड टू सीक रिट्रेसल। एक कंज्यूमर जो है उसके पास सबसे बड़ा राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। वो जो प्रोडक्ट परचेज करने जा रहा है उसको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेने का पूरा हक है। वो अगर तो वो फिजिकली जाकर किसी दुकानदार से लेता है, वो वहाँ पे जाके उनसे पूछ सकता है उस प्रोडक्ट के बारे में, उसकी ब्रांडिंग के बारे में, उसकी कंपनी के बारे में, उसके पास पूरा राइट है उसे पूछने का, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट के बारे में। बिल्कुल। और उसके बाद उसको राइट है राइट टू बार्गेन। वो बार्गेन भी कर सकते, जैसे कि पहले एक कॉन्सेप्ट था, ये जो इंटरनेट से पहले की बात मैं करूँगी, पहले एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि शॉपकीपर्स जो होते थे वो एमआरपी रेट जो है उसी के अकॉर्डिंग पैसे लेते थे। लेकिन अब ड्यू टू अवेयरनेस ये चीज़ें आ गई हैं कि आप एमआरपी के ऊपर भी बार्गेन कर सकते हैं। अच्छा। ये कंज्यूमर का सबसे बड़ा हक है कि वो बार्गेनिंग जो है वो भी कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। सेलर के पास जाके जितने भी उसके पास गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको कम्पिटिटिव प्राइस पर जो है वो परचेज कर सकता है। उसका ये भी राइट है कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, जो मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ सेलर्स जो होते हैं वो आपके साथ गलत करते हैं, कोई उसका प्राइस जो है वो बढ़ा देते हैं, कोई चीज़ें जो हैं वो गलत ब्रांडिंग जो है उस तरीके से करके बेचते हैं, आपको पूरा वो डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं उस आइटम के बारे में। और अगर आपने जो है चीज़, अगर आपको एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन आपको लगता है कि वो चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं हैं, आपसे वो वापस नहीं लेते हैं, आपको पैसे वापस नहीं करते। तो जो इस तरीके की जो चीज़ें ये शॉपकीपर्स जो हैं करते हैं उनके अगेंस्ट जो है कंज्यूमर जो है कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है। और कंप्लेंट फाइल, जैसे मैंने पहले ही आपको प्रोसीजर जो है बता दिया कि इसमें बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, कोई फीस आपको नहीं देनी है, कोई आपको एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है। तो आपको, और अब तो जैसे कि कोर्ट जो है वो पूरी कोशिश करती है कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन कम से कम टाइम में जो है आपको ये डील कर सकें। अच्छा, एक और चीज़ होती है, अक्सर हम देखते हैं बिल नहीं देता है दुकानदार। एग्जैक्टली। वो कहता है जी मैं बिल दूंगा, फिर टैक्स लगेगा, ऐसे टाल मटोल सा करता है। और कल को जब वो चीज़ खराब निकले वो कहता है जी कहाँ है, मुझसे तो खरीदी नहीं है। ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में ही आता है, जो शॉपकीपर्स जो है मोस्टली करते हैं, आपको बिल और कैश मीमोस जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो जो ये बायर है, जो कंज्यूमर है, उसका पूरा राइट है कि वो हक से उससे वो बिल्स जो है वो मांगे, उससे बिल जो है वो ले। और अगर ऐसा कोई वो मना करता है तो उसके पास, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत सी रेमेडीज हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और चाहे तो वो, जैसे कि आपने कोई चीज़ अगर किसी से परचेज की है और आपको लगता है कि घर आने के बाद भी आपको लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें नहीं थी, कुछ ऐसी चीज़ें आपको जो है वो घर आने के बाद डिस्क्लोज होती हैं, तो आपके पास राइट है कि आप उसको वापस लेकर रिफंड भी ले सकते हैं। तो आपको उस इन दैट केस जो शॉपकीपर है वो आपको डिनाई नहीं कर सकता है। इसके लिए जो है इसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा 2019 का है उसमें एक कमीशन बनाई गई है, एक काउंसिल बनाई गई, CCPC, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। उसमें एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, दैट इज CCPA, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ये एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी वर्क करती है हमारी कंट्री में। मैं नहीं कहूँगी भद्रवा में, क्योंकि हमारे भद्रवा में अभी ऐसा कोई मैकेनिज्म जो है वो आया नहीं है। हालांकि बहुत जल्दी हमें
हमें उम्मीद है कि यहाँ भी ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, आप इनके पास जब कंप्लेंट करते हैं तो इनका काम होता है कि ये सुओ मोटो एक्शन ले लेते हैं। अगर इनके पास ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो ये खुद जाकर जो है ऐसी कोई, अगर कोई ऐसे कोई सेलर हैं, ऐसे कोई शॉपकीपर्स हैं, उनको जाकर अगर ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उनको जो उनके प्रोडक्ट्स हैं जो इस तरीके की कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको रिकॉल भी कर सकते हैं। और अगर ये रिपीटेड ऐसी चीज़ें करते हैं तो ऐसे शॉपकीपर्स का जो है वो लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। एक बायर है, वो जाता है गाड़ी खरीदता है, उसको कहा जाता है कि इस गाड़ी की एवरेज इतनी है, लेकिन जब वो एक्चुअली उसको रोड पे ले आता है तो वो बिल्कुल उसके उलट होता है। उस सिलसिले में भी कोई प्रोटेक्शन है? कंज्यूमर जो है, एक कंज्यूमर वो है जो कोई प्रोडक्ट जो है वो परचेज करता है, कोई सर्विसेज जो है वो अवेल करता है और उसके लिए वो कोई कंसिडरेशन जो है वो पे कर रहा है। बिल्कुल। तो जो इसी तरीके का जो कंज्यूमर है, अगर वो एक गाड़ी परचेज करता है और उसे लगता है कि जो गाड़ी जो है जैसा उसको, क्योंकि आजकल क्या होता है बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, जो प्रोडक्ट्स जो हमें दिखाए जाते हैं और जो हमें रियलिटी जो मिलते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और रिसेंटली नहीं कहूँगी मैं, बहुत टाइम से ऐसा चलता आ रहा है कि ऐसे बहुत से केसेस जो हैं वो हुए हैं जहाँ पे इसी तरीके की एडवर्टीजमेंट्स को देखने के बाद लोगों ने वो चीज़ें परचेज़ की हैं, बट परचेज़ करने के बाद वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरती हैं और उन्होंने उसके लिए केस भी किया है। इन दैट केस जो है वो एक जो बायर है, वो जो कंज्यूमर है, उसे कॉम्पनसेट किया जाता है। उसको प्रोविज़न है हमारे एक्ट में कि जो उसको सर्विसेज जो दी गई हैं वो उसके, अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं थी तो उसको कॉम्पनसेट करेंगी जिस कंपनी से उसने वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ किया है। और इसमें जो है, अगर आपको केस के बाद ऐसा लगता है कि केस करने के बाद कि जो कंज्यूमर था उसने अपना केस जो है प्रूव कर दिया है और जो सेलर था, अगर वो इसमें उसको क्या कहते हैं ऑफेंडर जो है, अगर उसको मान लिया जाता है, इन दैट केस हमारे लॉ में जो है प्रोविजन है उसको 6 months to 7 years तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और इसमें फाइन का भी प्रोविजन है। अप टू 50 lakhs तक का फाइन जो है उस कंपनी के ऊपर हो सकता है। ऐसे केसेस जो है वो हुए भी हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगी, बट ऐसे बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ब्रांड्स के ऊपर जो है वो केसेस हुए हैं और इसमें कंज्यूमर को जो है सक्सेसफुली इसमें जो है कॉम्पनसेशन भी मिला है। अगर ऐसा कुछ होता है, आपने किसी एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद कोई प्रोडक्ट परचेज किया है और वो एज पर एडवर्टीजमेंट जो है वो आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं था, तो इन दैट केस यू कैन अप्रोच द कंज्यूमर कमीशन। ई कॉमर्स का ज़माना है, जैसे कि आपने शुरू में कहा, ऑनलाइन परचेज बहुत होती है और ऑनलाइन ठगी भी बहुत हो रही है, तो किस तरह की प्रोटेक्शन है और क्या प्रोसीजर है? जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया कि जो ये एक्ट ऑफ 2019 है ये मेनली डील करता है ई कॉमर्स को, क्योंकि जो ये ई कॉमर्स था ये हमारे पुराने एक्ट में जो था इंक्लूडेड नहीं था और आजकल की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए ये एक्ट जो है इसको अमेंड किया गया। तो जो ये हमारा न्यू एक्ट है ये ई कॉमर्स को डील करता है। तो जैसा कि बाकी प्रोविजंस हैं, आप जब फिजिकली जाकर अगर कुछ शॉपिंग करते हैं वही चीज़ें जो है अप्लाई होती है इसमें ई कॉमर्स में भी। ई कॉमर्स में एक चीज़ ये ऐड होती है कि इसमें जो भी आपके ये शॉपिंग साइट्स हैं, जो भी ये शॉपिंग साइट्स हैं जिन पे आप जाके शॉपिंग करते हैं, इन पे एक राइडर लगाया गया है दैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, कि ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ये जो सेलर है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आजकल ई कॉमर्स के साथ साथ खाली हम कोई शॉपिंग ही नहीं कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, हमारी जो बैंकिंग है वो भी हमारे फ़ोन के साथ लिंक है, हमारी जो बाकी और भी जो सर्विसेज हैं और भी जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ हमारे फ़ोन में हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं जब हम अपना फ़ोन नंबर किसी के साथ शेयर करते हैं या अपना ईमेल किसी के साथ शेयर करते हैं तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं। तो इसके लिए जो राइडर लगाया गया है कॉन्फिडेंशियलिटी का, जो भी शॉपिंग साइट्स हैं, ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी और साइट्स के साथ, किसी और कंपनीज़ के साथ जो है वो शेयर नहीं कर सकती हैं विदाउट आर परमिशन और इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो हमारी परमिशन के बगैर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अगर ये किसी को शेयर कर देती है, इन दैट केस ऑल्सो under the Consumer Protection Act there is the provision relating to the imprisonment as well as regarding the fine। चलिए, ये तो हुई ना इन्फॉर्मेशन शेयर करने की बात। जो प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं, घर बैठे औरतें खरीदती हैं, बच्चे खरीदते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स दिखाई कुछ और जाती हैं और लेकिन जब वो एक्चुअल में लेते हैं फिजिकली वो कुछ और होती हैं, तब वो क्या करें? उसमें भी जैसा मैंने आपको बताया कि जो फिजिकली अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं जाकर, उसमें जो प्रोविजंस दिए हुए हैं हमारे एक्ट में वही सब डील करते हैं हमारे ई मार्केटिंग के साथ भी। अच्छा। क्योंकि जो लॉ था पहले वाला वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इलेबोरेट था, सिर्फ उसमें एक जो कमी थी वो थी ई कॉमर्स की। तो वो वर्ड ई कॉमर्स ऐड करने के बाद जो पेनल्टीज हैं, जो ऑफेंसेस हैं, जो बाकी प्रोविजंस हैं वो हमारे पुराने एक्ट में भी थे। कुछ पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन जो है वो बढ़ाई गई है, ई कॉमर्स को जो है ऐड किया गया है और ई कॉमर्स जो है वो भी उसी के साथ डील करता है जो हमारी बाकी शॉपिंग के साथ डील करता है। कंज्यूमर जहां भी रहता है, कंज्यूमर अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस के अकॉर्डिंग जो भी कोर्ट उसकी जुरिडिक्शन के अंदर आता है वहां पे वो केस कर सकते हैं।
पहले के एक्ट में ऐसा था कि जो भी कंपनी थी उस कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस हुआ करता था हमें वहाँ केस करना होता था, लेकिन अभी जहाँ कंज्यूमर का प्लेस ऑफ रेजिडेंट है वहाँ भी हम केस जो है वो कर सकते हैं। जो लोग ये शॉपिंग साइट्स के पर अगर शॉपिंग करते हैं उन्होंने देखा होगा कि इसमें जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें उन्होंने मेंशन किया होता है कि वी डो नॉट डील विद द लीगल प्रोसीजर रिगार्डिंग दिस, क्योंकि उसके नीचे मेंशन होता है कि जैसे और कुछ चीज़ों की डिलीवरी जो होता है वो सेलर करता है जी। कुछ चीज़ों की डिलीवरी जो है वो और भी मार्केटिंग एसोसिएट्स होते हैं उनके थ्रू होती है। तो उसमें उन्होंने पहले ही उसमें एक डिस्क्लेमर जो है मेंशन किया होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो सेलर की लाइबिलिटी होगी तो हम सेलर को उसमें पार्टी बनाएंगे केस करते हुए, और उसके अलावा जो और उनके एसोसिएटेड पार्टनर्स होते हैं उसमें वो मेंशन किया होता है उन्होंने पहले ही कि एट द टाइम ऑफ एनी डिस्प्यूट हु विल बी लाइबल। क्योंकि मैं भी नहीं कहूंगी कि मैं भी सब कुछ पढ़ती हूँ, हम भी वो पूरी इंस्ट्रक्शंस जो है वो कभी नहीं पढ़ते हैं, हम बिना इंस्ट्रक्शंस पढ़े उसको क्लिक कर देते हैं और एक्सेप्ट कर देते हैं। हालांकि वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इन सब चीज़ों से डील करती है, कंपलसरी है इंस्ट्रक्शंस देना उनके लिए। हाँ जी, लेकिन एक चीज़ और, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ये शॉपिंग साइट्स होती हैं ये कुछ ऐसी चीज़ें भी उसमें ऐड कर देती हैं जो लीगल नहीं होती हैं। तो जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपने डिस्क्लेमर में अपने इंस्ट्रक्शंस में ये चीज़ें ऐड कर दी हैं, अगर वो लीगल नहीं है तो हम उनको भी चैलेंज कर सकते हैं। जो कंज्यूमर है उसको अपने राइट्स का पता होना चाहिए और चीज़ खरीदते वक्त उसको काफ़ी बातों का ध्यान रखना है, बिल्कुल। तभी वो बात में कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपना क्लेम कर सकता है या अपना केस जो है उसको मजबूती से रख सकता है। अगर उसने खरीदने से पहले कुछ नहीं देखा, जैसे कि आपने कहा कि हम साइट्स पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बाद उसको ठगा ही जाएगा। नहीं, जैसा मैंने ये भी कहा कि अगर ज़रूरी नहीं है कि जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हैं वो सारी ही लीगल हैं। अच्छा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि एक जो सेलर है, एक जो कंपनी है, जो ब्रांड है, वो हम कोशिश करती है कि जो इंस्ट्रक्शंस हो हमारे ही फेवर में हो। तो अगर वो कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस उसमें ऐड करते हैं, ऐसा डिस्क्लेमर उन्होंने ऐड किया हुआ है जो लीगल नहीं है, तो उसको भी एक बायर जो है वो चैलेंज कर सकता है, बाद में चैलेंज कर सकता है। हाँ जी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो कंज्यूमर है, ग्राहक है, अपने राइट्स का ध्यान रखे और चीज़ खरीदते वक्त हर बात का ध्यान रखे, उसकी MRP चेक करे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करे, उसका मटेरियल क्या है वो चेक करे और बाद में देखे कि वो अगर मैच करता है तो ठीक है। और वो ये चीज़ हमेशा याद रखे कि उसको राइट दिया गया है, उसके पास ये कानूनन हक है कि वो इस चीज़ों के बारे में जानकारी जो है वो ले, वो सेलर को पूछे। जब तक कि वो पूरा सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है उस चीज़ की क्वालिटी को लेकर, तब तक वो ज़रूरी नहीं है कि उसको परचेज करे। उसको कानूनन हक है अपना पूरा हर एक चीज़ को, जो उसकी जो भी MRP है, जो भी उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्वान्टिटी है, ब्रांडिंग है, सबके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने का उसके पास जो है कानूनन हक है। बिल कैश मेमो हमेशा दुकानदार से। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो जानकारी है इस पे अमल करके हमारा ग्राहक अपने राइट्स को जाने, ठगा ना जाए। मोहतरमा दिव्या कोतवाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और बहुत मुफीद जानकारी हमारे सामाइन के लिए आपने हमसे शेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी सर।